Hello, everybody. This is your mentor Anika Meman. Today we are going to learn sentence correction from CSS Past Paper 2007. So let's begin with our first sentence. Either of these three umbrellas will suit me, full stop. Now, either of we use when there are two things, right? यानी कि जो भी आपके पास noun है उसकी quantity 2 होनी चाहिए ना कि 3. Okay? सो आप ऐसे लिख सकते हैं आइदर ऑफ दीज टू अम्ब्रेलाज विल सूट मी, या फिर आप लिख सकते हैं वन ऑफ दीज थ्री अम्ब्रेलाज विल सूट मी, राइट? सो अगर आप 3 लिखना चाहते हैं वन ऑफ दीज 3 कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप आइदर ऑफ रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 की क्वांटिटी को रिमूव करके आप उसकी जगह लगाएंगे 2 अम्ब्रेलाज, राइट? आप यहाँ पर ईच ऑफ दीज 3 अम्ब्रेलाज विल सूट मी भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज टू वुड बी योर करेक्ट सेंटेंसेस. The next is, shall you not take my words in this matter? Question mark. Now here, shall is used with you, right? और यहाँ पर क्योंकि ये फ्यूचर टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फ्यूचर टेंस के लिए हमने shall का यूजेज जो है वो ऑब्सलीट कर दिया हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। और वैसे भी shall आपके पास you के साथ नहीं यूज होगा, राइट? सो यहाँ पर आएगा will you इन मॉडर्न इंग्लिश. अच्छा, शल का यूजेज यूजुअली यूज होता है शुड के रिप्लेसमेंट पे, ठीक है। सो यहाँ पर आप उस वे में शल को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसको विल से रिप्लेस कर दें तो ये ज्यादा सूटेबल होगा. ओके अच्छा, अब हम देख लेते हैं टेक माई वर्ड इन दिस मैटर. एक्चुअली ये एक इडियम है. इडियम ये है टेक समवन्स वर्ड फॉर समथिंग. इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि सामने वाला ठीक बोल रहा है, राइट? सो वॉट एवर समवन इज सेइंग इज ट्रू, राइट? तो यहाँ पर पूछा ये जा रहा है क्या आप मेरा कहना इस मैटर पे सच नहीं मानते, ठीक है, या मेरे वर्ड्स को सच नहीं मानते, ठीक है। तो विल यू टेक माई वर्ड फॉर दिस मैटर होगा, ना कि इन दिस मैटर, क्योंकि ओरिजिनल जो आपके पास इडियम है उसमें फॉर समथिंग आएगा, ठीक है. द नेक्स्ट इज दिस पुअर मैन वाज सफरिंग मच फॉर अ लॉन्ग टाइम पास्ट, फुल स्टॉप. नाउ हियर एज दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस ऑलरेडी और उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ है, सो यहाँ पास्ट यूज करना वुड बी रिडंडेंट, राइट? सो ये पास्ट आप यहाँ से रिमूव कर देंगे. ओके, नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम इज यूज, यानी कि सिंस और फॉर का यूज हुआ है, ठीक है, फॉर का यूज हुआ है यहाँ पर. ये सेंटेंस ज्यादा सूटेबल लगेगा अगर आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएं, ठीक है. सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी दिस पुअर मैन हैड बिन सफरिंग मच फॉर अ लॉन्ग टाइम, फुल स्टॉप. नाउ यहाँ पर वॉज की बजाय हमने लगा दिया हैड बिन, बिकॉज पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बिन एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है. द नेक्स्ट इज इफ ही हैड नॉट डाइड कॉमा he would grow up to be a murderer, full stop. Now this is the conditional sentence, okay? Conditional sentence की if clause में आपके पास had और verb की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, had not died, right? और ये इंडिकेट करता है कि ये कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस है, ओके? जबकि हम इस क्लॉज में जाते हैं जिसमें इफ नहीं है, he would grow, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और ये इंडिकेट करता है कि ये टाइप 2 का सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ये क्लॉज टाइप 2 की है, ठीक है. जबकि ये सेंटेंस मीनिंग वाइज जो है वो टाइप 3 में सूटेबल ज्यादा है, तो हम टाइप 3 को रिटेन करते हुए टाइप 3 के फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, ओके. टाइप 3 यूज होता है एक अनरियल पास्ट के लिए, ठीक है. इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं मरता तो वो मर्डरर बन जाता, ठीक है. ये दोनों पास्ट की बात हो रही है, एक अनरियल पास्ट की बात हो रही है, राइट? अच्छा जी, सो इफ क्लॉज में आपके पास हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, यानी कि इफ क्लॉज ये वाली है इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये क्लॉज आपकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है. अब जो सेकंड क्लॉज है जिसमें इफ नहीं आता, इसे मैंने विदाउट इफ क्लॉज लिखा हुआ है, उसमें आपके पास वुड हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, राइट? सो लेट्स सी कि हमारी विदाउट इफ वाली क्लॉज इस फॉर्मूला को फॉलो कर रही है. ही के बाद वुड यूज हुआ है, यहाँ पर भी वुड यूज होना है, ठीक है. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
लेकिन यहाँ पर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेंजेस करने होंगे। हम चेंजेस करेंगे वुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ग्रोन अप, ठीक है। So the correct sentence would be if he had not died, comma, he would have grown up to be a murderer, full stop. The next is neither he nor I are in the wrong, full stop. Now the mistake is of subject verb agreement, right? अब इसे हम समझ लेते हैं, जब neither nor के साथ subjects यूज होंगे तो फिर हम क्या रूल फॉलो करेंगे। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट यूज हुआ है जिसे मैंने सब्जेक्ट 1 लिखा है, नॉर के बाद सब्जेक्ट 2 यूज हुआ है, ठीक है, जिसे मैंने सब्जेक्ट 2 लिखा है, ठीक है, और उसके बाद कोई वर्ब आ रहा है, राइट। सो अगर आपके पास नाइदर एंड नॉर यूज हो और उसके बाद कोई वर्ब आए, तो वर्ब हमेशा अपने से क्लोजेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट 2 को फॉलो करेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट 2 अगर आपके पास सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, ओके। सब्जेक्ट 2 अगर आपके पास प्लूरल है तो वर्ब भी आपके पास प्लूरल ही होगा, ठीक है। यानी कि हम जो वर्ब लगाएंगे वो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ना कि सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, ओके। सो हम यहाँ देख लेते हैं हमारा वर्ब किसे फॉलो कर रहा है। नाइदर ही नॉर आई आर। अब आर ना तो ही के साथ यूज होता है, आर ना तो आई के साथ यूज होता है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि इन दोनों को सब्जेक्ट समझकर प्लूरल वर्ब लगा दिया है, ठीक है। जबकि हमारे पास रूल कहता है हम सिर्फ वर्ब से क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस करेंगे, ठीक है। सो वर्ब की प्लेसमेंट ये है, ठीक है। वर्ब के बिल्कुल करीब क्या है, आई के साथ आर नहीं बल्कि एम यूज होता है, राइट। सो योर करेक्ट सेंटेंस वुड बी neither he nor I am in the wrong, full stop. The next is it is high time they mend this road, full stop. अब यहाँ पर it is high time का यूजेज हुआ है, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं it is high time हम यूज कब करते हैं। it is high time हम यूज करते हैं जब कोई काम ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है और आप कहना ये चाह रहे हैं कि अब उस काम को हो जाना चाहिए, ठीक है, अब टाइम आ गया है, अब इसे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस काम के लिए आप यूज करते हैं इट इज हाई टाइम। मीन्स द एक्शन इज ऑलरेडी डिलेड एंड यू वांट टू से कि दिस इज द टाइम इट शुड हैपन नाउ, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप इसको यूज करेंगे इट इज हाई टाइम को, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इट इज हाई टाइम के फौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ना कि फर्स्ट फॉर्म, ओके। सो क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही होगी लेकिन वर्ब की फिर भी सेकंड फॉर्म ही आएगी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड बहुत अरसे से बीमार है और आप उसे कहना चाह रहे हैं कि अब ये वक्त आ चुका है कि उसे अपनी हेल्थ को सीरियसली ले लेना चाहिए, ठीक है। सो आप कहेंगे इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड टेकिंग योर हेल्थ सीरियसली, नॉट स्टार्टेड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। तो इसी तरह से इस सेंटेंस में देखें इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट आया है दे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है जो कि रॉन्ग है, ठीक है। सो मेंड की सेकंड फॉर्म होती है मेंडेड। आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इट इज हाई टाइम दे मेंडेड दिस रोड, फुल स्टॉप। द नेक्स्ट इज आई हर्ड हिम वेंट डाउन द स्टेयर्स, फुल स्टॉप। नाउ हेयर हर्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ हेयर, राइट। अब हेयर, लुक, सी, फील, वॉच, इसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ सेंसेस या वर्ब ऑफ परसेप्शन, राइट। अब ये जो वर्ब्स हैं अगर ये आ जाते हैं और एक और भी वर्ब उनके बाद आता है, ठीक है, तो वो जो दूसरा वर्ब होगा सेकंड वर्ब इट शुड बी इन दी बेस फॉर्म, यानी कि V1 यूज होगा ना कि V2, राइट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पर वेंट की जगह पर क्या आएगा, गो आएगा, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई सॉ हर सिंग एट द कॉन्सर्ट, राइट। तो सॉ आपके पास सी की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद जो वर्ब आया है सिंग वो अपनी बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आया है। इसी तरह से वी वॉच्ड द बर्ड्स फ्लाई अक्रॉस द स्काई, वॉच्ड उसके बाद जो वर्ब आएगा वो अपनी बेस फॉर्म में आएगा फ्लाई, ठीक है। So your correct sentence would be I heard him go down the stairs, full stop. I hope this lesson has been fruitful for you.
If you want more such learning content, be sure to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching. See you the next time. God bless.